Assalamu alaikum all. Today you are all welcome in the course of convex analysis. Today's video is about the introduction of convex analysis. हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि convex analysis की डेफिनेशन ये है कि हम इसमें स्टडी करते हैं convex सेट्स को, convex फंक्शंस को और उनकी एप्लीकेशंस को। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि हम उन फंक्शंस को मिनिमाइज करके देखते हैं कि उनकी वैल्यू मिनिमम कहाँ तक जा रही है, एंड विच इज़ ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं कन्वेक्स एनालिसिस की हिस्ट्री की तरफ। तो जो कन्वेक्स एनालिसिस की हिस्ट्री है ये 1960 से पहले और 1960 के बाद वाले दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ कन्वेक्स सेट्स की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया था, इतना ज़्यादा टच नहीं किया गया था कन्वेक्स फंक्शंस को। ये डिस्कस किया था हर्मन मिन्कोस्की ने, जिसने अपना जब मिन्कोस्की थ्योरम दिया तो उसी थ्योरम ने नंबर थ्योरी की बुनियाद रखी थी। इसके बाद आता है दूसरा नाम वर्नर फेंचल का, जिसने लेजेंडर फेंचल ट्रांसफॉर्मेशन दी, डुअलिटी थ्योरम दिया, बेसिस ऑफ कन्वेक्स एनालिसिस दी उसने, और कन्वेक्स ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हिस्ट्री के दूसरे पार्ट में आर.टी. रोकाफेलर और जे.जे. मोरियार ने बहुत काम किया कन्वेक्स एनालिसिस में, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मोरियार्स लेमा ऑफ टू कोन्स, मोरियार्स लेमा ऑफ टू इनवेल्प्स, मोरियार्स यसीदा अप्रोक्सीमेशंस और मोरियार फेंचल थ्योरम। बेसिकली कन्वेक्स एनालिसिस क्या करती है, इस कंप्राइज करती है डिफरेंशिएशन थ्योरी को उन मैथमेटिकल मॉडल्स को सॉल्व करने में जिनका डिफरेंशियल डाटा हमें इनिशियली गिवन नहीं होता। ये आगे जब हम थ्योरम देखेंगे आगे कोर्स में तो हमें इसकी समझ आती जाएगी। अब इसके बाद दूसरी जो एप्लीकेशन है कन्वेक्स एनालिसिस की वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो जो कन्वेक्सिटी है वो ना सिर्फ ये इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस ही नहीं करती, बल्कि एक बड़े सफिशिएंट हमें एल्गोरिथम्स भी देती है न्यूमेरिकल, जिससे हम इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन डाटा इनिशियली गिवन नहीं होता। तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो जिन फील्ड्स को कवर करती हैं वो कंट्रोल सिस्टम, एस्टिमेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइंस, फाइनेंस, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में ये यूज़ होती है। हम इन एप्लीकेशंस को मज़ीद प्रैक्टिकली भी देखेंगे कोर्स के एंड पे। पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ बेसिक्स जो हमने इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है यूक्लिडियन स्पेस। तो ये एक स्पेस लीनियर स्पेस होती है। लीनियर स्पेस का आप लोगों को पता है वेक्टर स्पेस होती है जो कि दो इसके होते हैं ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, इसको ये सेटिस्फाई करती है। इसके कुछ 8 एक्सियम्स भी होते हैं, वो उनको भी सेटिस्फाई करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो पहले हमें इनर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। इनर प्रोडक्ट बेसिकली एक टर्म है, हम इसमें दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह की होती है कि ये लीनियर कम्बिनेशन होता है उन। तो जो स्पेस इनर प्रोडक्ट की इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आती है यूक्लिडियन नॉर्म। ये हमारे पास एक टर्म होती है जो कि हमें मोड भी इसे कह सकते हैं। तो ये इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इनर प्रोडक्ट में दो अलग-अलग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन ये नॉर्म जो है ये स्पेसिफिकली वही केस है जहाँ पे एक ही एलिमेंट आपस में इनर प्रोडक्ट में अप्लाई हो रहा होता है। इसकी चार प्रॉपर्टीज़ अगर कोई स्पेस सेटिस्फाई करती है तो उसे हम नॉर्म स्पेस कहेंगे। तो इसकी चार प्रॉपर्टीज़ में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रायंगल इक्वालिटी है और काशी-श्वार्ज़ इक्वालिटी है। ओके, तो अब हमारे पास है क्लोज्ड बाल। क्लोज्ड बाल एक सेट होता है उन एलिमेंट्स का जो एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं। ये सर्टेन प्रॉपर्टी जो नॉर्म की शक्ल में लेस देन इक्वल टू आर एक टर्म लिखी हुई है, ये फिजिकली क्या चीज़ है कि वो वाले एलिमेंट्स जो एक सर्टेन पॉइंट से, जो हम पॉइंट फिक्स कर देते हैं, उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस में है और वो डिस्टेंस जो है वो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है। तो मज़ीद सिंपली अगर हम इसे देखना चाहें तो ये एक बॉल ही है जिसकी बाउंड्री पे हम मूव कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। बाउंड्री के अंदर रह सकते हैं, बाउंड्री के ऊपर रह सकते हैं, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म आती है क्लोज यूनिट बाल। तो पहले जो हमने डिस्टेंस फिक्स की थी वो एक
आर से हमने उसे जनरलाइज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसे फिक्स कर देते हैं, वो डिस्टेंस 1 है, तो इसलिए हम उसे क्लोज्ड यूनिट बॉल कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट किसी सेट का वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द हम कोई भी यूनिट क्लोज्ड बॉल बना सकते हैं, लेकिन वो बॉल उस सेट के सबसेट में होनी चाहिए, यानी उस सेट के अंदर होनी चाहिए। तो दोबारा रिपीट करते हैं कि वो वाला एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होगा जिसके गिर्द हम एक क्लोज्ड बॉल बना सकें और वो वाली क्लोज्ड बॉल हमारे उस सेट के अंदर कंटेन करती हो। अब जो हमारे पास टर्म आती है वो ओपन सेट की है। तो ओपन सेट वो वाला सेट होता है जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। तो अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि इसके हर पॉइंट पे हम एक क्लोज्ड बॉल बना सकते हैं जो कि उसी सेट के अंदर कंटेन करेगी। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है वो ओपन बॉल है। ओपन बॉल और क्लोज बॉल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्लोज बॉल में हम उसकी बाउंड्री के ऊपर मूव कर सकते हैं, वो बाउंड्री के पॉइंट उसमें शामिल होते हैं, लेकिन ओपन बॉल में वो बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं होते। तो आपकी जो डिस्टेंस आपने फिक्स रखी हुई है हर पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से, वो डिस्टेंस उससे कम ही रह सकती है, ज़्यादा ना वो क्लोज बॉल में हो सकती ना ओपन बॉल में हो सकती है। लेकिन क्लोज बॉल में हम बाउंड्री पे मूव कर सकते हैं, ओपन बॉल में बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है क्लोज सेट की। तो सेट क्लोज्ड कब होता है? जब उसका कंप्लीमेंट हम लें वो ओपन सेट आए हमारे पास। दोबारा इसको मज़ीद सिंपली देखते हैं कि हम एक सेट है हमारे पास, हमने इसका कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास जो सेट आया उसका हर पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट है उसी सेट का। यानी अब हम कौन सा सेट डिस्कस कर रहे हैं? कंप्लीमेंट उस सेट का। इसके बाद हमारे पास पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब हम ओपन सेट्स का आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं तो वो भी ओपन आता है। जब हम ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं वो भी ओपन आता है। जब हम क्लोज्ड सेट का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं वो क्लोज्ड आता है। और जब हम क्लोज सेट्स का फाइनाइट यूनियन लेते हैं तो वो क्लोज्ड आता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स की तरफ जा रहा होता है। इसमें जो हमें टर्म दिखाई गई है एक्स के, तो इसमें जो के है ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स की तरफ। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? जब हमारी टर्म्स, सीक्वेंस की टर्म्स होती है ना, एक सेट है, फंक्शन है, उसकी टर्म्स एक दूसरे के करीब होती जाए, एक सर्टेन पॉइंट के करीब होती जाए, तो वो सीक्वेंस हम कहते हैं कन्वर्जेंट है। तो इसकी मैथमेटिकल टर्म भी ये कहती है कि जब हम उस सर्टेन पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं अपनी सीक्वेंस की टर्म्स के साथ तो वो कम से कम होता जाता है, यानी ज़ीरो के करीब होता जाता है। तो हम कहते हैं जब हमारा के इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस कम से कम होता जा रहा है, हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। किस पॉइंट को? एक्स को, जिसको हम फिक्स किया हुआ है कि जिस पॉइंट के करीब हमारी सीक्वेंस जा रही है उसका आंसर जा रहा है। तो जो ये लिमिट्स होती हैं, ये पॉइंट्स, इनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखें सारी लिमिट्स को, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? क्लोजर। किस सेट का? जिसके ऊपर हमने सीक्वेंस ली थी उस सेट का क्लोजर क्या होगा? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो सेट है उसका क्लोजर उस सेट की तमाम सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की लिमिट्स का एक सेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजर। मज़ीद इसको जनरलाइज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो सीक्वेंसेस जिन पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही हैं या जिन पॉइंट्स के करीब जा रही हैं, जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं उन पॉइंट्स के सेट्स को हम क्या कहते हैं? क्लोजर ऑफ दैट सेट। अब जो ग्राफिकली अगर हम देखें तो एक सेट जो हमारे पास होता है उसके इंटीरियर जो होता है वो इंटीरियर पॉइंट्स पे ही होता है, नाम से जाहिर है, लेकिन जो क्लोजर होता है वो बाउंड्री के पास होता है। इसके बाद हमारे पास जो टर्म आ रही है वो बाउंड्री है। तो हम जब इंटीरियर का और क्लोजर का आपस में डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाउंड्री आ जाएगी। पीछे इंटीरियर और क्लोजर से जब कुछ चीज़ निकालेंगे तो वो सिर्फ बाउंड्री बचेगी। इसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो सब सीक्वेंस है। इसके लिए पहले हम एक कंसीडर करते हैं, एक सीक्वेंस है हमारे पास किसी सेट के अंदर, ठीक है। अब हमने एक और सीक्वेंस कंसीडर करनी है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है।
अब ये सीक्वेंस जब हम इसको दूसरी सीक्वेंस के साथ मर्ज करते हैं आपस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के साथ अपनी पहले वाली सीक्वेंस को, तो वो सीक्वेंस अब हमारी नई सीक्वेंस बन जाती है। जब मर्ज शुदा सीक्वेंस बन जाती है हमारे पास, वो है सब सीक्वेंस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने सीक्वेंस की टर्म्स को नंबरिंग दे दी है, तो वो जो नई सीक्वेंस हमारे पास आई है उसे हम सब सीक्वेंस कहते हैं। इसको अरेंजिंग भी कह सकते हैं, डिलीटिंग सम टर्म भी कह सकते हैं ओरिजिनल सीक्वेंस की, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, सब सीक्वेंस आ जाती है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाउंडेड सेट का। अब बाउंडेड सेट नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ के अंदर बाउंड किया गया है इसे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोज्ड बाल है किसी भी रेडियस की, अगर वो क्लोज्ड बाल उस पूरे सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेट है वो बाउंडेड है बाय दिस क्लोज्ड बाल। इसी तरह जो हमारे पास है दूसरा कॉन्सेप्ट, वो बाउंडेड सीक्वेंस का है। तो सीक्वेंस क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस थे, नेचुरल नंबर्स हम उसमें पुट कर रहे थे, हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे थे। तो अगर एक इस तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि उस सारी वैल्यूज से बड़ा है या फिर उन सारी वैल्यूज के मोड के इक्वल है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे बाय दैट नंबर आर। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है, पीडब्ल्यू थ्योरम। ये सीक्वेंस क्या कहता है कि एनी बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है आर एन के अंदर, तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लाजमी होगी। तो ये जो थ्योरम है ये बाउंडेड सीक्वेंसेस पे अप्लाई होता है। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आ रही है वो मज़ीद इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करेगी और इसको मज़ीद जनरलाइज कर देगी। वो टर्म क्या है, वो टर्म है कॉम्पैक्ट सेट। अब एक सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, ये उसकी डेफिनेशन है कि वो सेट कॉम्पैक्ट हम तब कहेंगे उसे जब उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। तो बीडब्ल्यू थ्योरम क्या कह रहा था, एनी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। लेकिन अगर एक सेट कॉम्पैक्ट है तो उसके अंदर हर सीक्वेंस बाउंडेड सब सीक्वेंस रखती होगी, सॉरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती होगी। इसके अलावा हम एक और इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये इसको एक थ्योरम भी है कि एक सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन में है, तो इसको इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, इन्फर्मम और सुप्रीमम है। इसको मैं इकट्ठा ही जनरलाइज कर दूंगा कि हमारे पास एक सेट है, उसका लोअर बाउंड कब एग्जिस्ट करता है, जब वो बाउंडेड बिलो हो। और बाउंडेड बिलो क्या होता है कि उसके हर एलिमेंट, उस सेट का हर एलिमेंट एक सर्टेन फिक्स्ड एलिमेंट से बड़ा होगा, और वो फिक्स्ड एलिमेंट हमारा लोअर बाउंड कहलाता है, ठीक है। अब जो हमारा सेट अपर बाउंड कब होगा, जब उस सेट का हर एलिमेंट एक सर्टेन फिक्स्ड एलिमेंट से छोटा होगा। वो वाला एलिमेंट सर्टेन जो फिक्स्ड है उसे हम अपर बाउंड कहते हैं। इसी तरह किसी सेट के काफ़ी सारे अपर बाउंड भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोअर बाउंड भी हो सकते हैं। उस सबसे बड़े लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं, इन्फीमम, और सबसे छोटे अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है वो कंप्लीटनेस एक्सियम है, जो कि हमें ये बताता है कि अगर एक सेट बाउंडेड बिलो है तो लाजमी उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, और अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो लाजमी उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे सेट्स की। अब हम जा रहे हैं फंक्शन की तरफ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को। तो फंक्शन की जिस तरह कुछ डोमेन होती है और कोई रेंज भी होती है। तो अगर हम डोमेन सेट से अगर एक ओपन बॉल वाले एलिमेंट्स ले रहे हैं तो हमारे पास रेंज में भी, यानी वो ओपन बॉल को अगर हम उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे उन एलिमेंट्स में, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी फंक्शंस की वो भी रेंज सेट के ओपन बॉल में से आएंगी। दोबारा रिपीट करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन, उसके अंदर हम डोमेन पुट कर रहे हैं एक ओपन बॉल के एलिमेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास आंसर में भी वो फंक्शन की रेंज की ओपन बॉल ही आएगी, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इस फंक्शन की एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब एवरी सीक्वेंस इन डोमेन सेट, okay, every sequence in a domain set
कन्वर्जिंग टू सम फिक्स्ड पॉइंट। फंक्शन के अप्लाई किए जाने पे हमें एक अगेन सीक्वेंस ही देती है जो कि उसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती है। जिस तरह एक सीक्वेंस थी ना हमारे पास एक्स के, वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को, ठीक है। तो हमारे पास जब हम उसे फंक्शन अप्लाई करेंगे उस सीक्वेंस के ऊपर, तो वही सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स के किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ ऑफ एक्स के ऊपर ही कन्वर्ज करेगी। तब हम कहेंगे उस फंक्शन को कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आ रही है वो लोकल मिनिमा है। ये एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर होता है। हम फिक्स कर लेते हैं पॉइंट एक्स बार, कि हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो जो पॉइंट है हमारा एक्स बार हम डोमेन से ले रहे हैं, उसके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो उन तमाम डोमेन की वैल्यूज से कम होती है या इक्वल भी हो सकती है जब हम उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो लोकल और ग्लोबल मिनिमा में ये फ़र्क होता है कि जो लोकल मिनिमा है वो एक सर्टेन एलिमेंट जो कि एक क्लोज्ड बाल का एलिमेंट है, और वो क्लोज्ड बाल किस में पड़ी हुई है, उसी सेट के अंदर पड़ी हुई है, उसी डोमेन के अंदर पड़ी हुई है। उन एलिमेंट्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास लोकल मिनिमा आएगा। लेकिन जब हम पूरे सेट के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास ग्लोबल मिनिमा आएगा। फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क सिर्फ यही है कि हमारे पास डोमेन की सर्टेन पार्ट्स को हम लेते हैं। जब एक क्लोज्ड बाल से ले रहे हैं तो लोकल है, जब पूरे सेट से ले रहे हैं तो ग्लोबल है। बाकी चीज़ सेम है कि हमने जो सर्टेन एलिमेंट लिया है जिसको हम चेक कर रहे हैं ग्लोबल मिनिमा है या लोकल मिनिमा है, वो बाकी तमाम एलिमेंट्स के फंक्शन वैल्यूज से कम होगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यूज को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में मिनिमाइजेशन होती है, ठीक है। हम इसमें मैक्सिमलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम आता है वो वेस्टरस एक्जिस्टेंस थ्योरम है। ये मोस्ट फंडामेंटल रिजल्ट है मैथमेटिकल एनालिसिस का। इसका ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो कि हम अभी देखते हैं क्या कहता है ये। कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक नॉन एम्प्टी कम्पैक्ट सेट पे, ठीक है, तो दो एलिमेंट्स इस तरह के लाजमी एक्सिस्ट करेंगे जो कि उस फंक्शन की वैल्यूज़ का इन्फिमम होगा, उनमें से एक, या दूसरा क्या होगा, सुप्रीमम होगा। दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, कि उसके अंदर अगर ओपन बाल से एलिमेंट्स हम डोमेन सेट बनाते हैं उस फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास रेंज सेट में भी ओपन बॉल से ही एलिमेंट आते हैं, ठीक है। और कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है कि उसके अंदर हर सीक्वेंस जो है, हर सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। तो अगर ऐसी डोमेन हम दें एक फंक्शन को तो लाजमी उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो इन्फिमम का तो वैसे ही ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में बहुत काम है, तो ये थ्योरम इसलिए ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्स सेट्स, कन्वेक्स फंक्शन और उनके रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे।